Hi everyone, welcome to UGC classes by Examcore and welcome to the new class. So आज की क्लास में हम लोग करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आज की क्लास में आप लोगों के लिए ना इजी क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के लिए होगा। आप लोगों के लिए असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है और जो आप लोगों से टाइप पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे, तो बने रहिएगा क्लास के अंदर। और हाँ, आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर पूछने वाली हूं, तो एचआरएम जो है ना, ये ना सिर्फ आप लोगों का कॉमर्स के अंदर आता है। अगर आप एचआरएम से रिलेटेड किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पर भी बहुत सारे एमटीएचआर के कुछ पेपर्स होते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और ये जो स्पेसिफिक क्लास है, ये आप लोगों की, अगर आप कॉमर्स आपका पेपर 2 है तो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, अगर आपका पेपर 2 मैनेजमेंट है तो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप लोगों का सब्जेक्ट एचआरएम एंड लेबर लॉज है तो भी आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे उसका मेथड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जैसे ही एमसीक्यू आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा, ना तो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगी ना ही ऑप्शन को, आप लोगों को सिंपली क्या करना है, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को विद द ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर अपने मन में सोच लेना है आपको अपना आंसर, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आउट ऑफ 10 आप लोगों के कितने सही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है और फटाफट से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन के अंदर ना आप लोग पूरा एक कंसेप्ट सीख कर जाएंगे। आई थिंक इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने कोई क्वेश्चन आज तक क्लास में हुआ होगा, लेकिन आज इस कंसेप्ट को ही हम लोग पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, साथ में पढ़िए। द VRIO फ्रेमवर्क, VRIO एक फ्रेमवर्क है जो कि यूज किया जाता है इन HR फंक्शन इन टुडेज एरिया, मतलब आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है उसके अंदर इस फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है। और ये फ्रेमवर्क क्या करता है, रेफर्स टू 4 क्राइटेरिया, मतलब ये जो VRIO है ना, V से एक क्राइटेरिया है, R से एक क्राइटेरिया है, I से एक क्राइटेरिया है एंड O से एक क्राइटेरिया है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर 4 क्राइटेरिया को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट कोड विच स्टैंड्स as correct explanation to VRIO as proposed by बार्नी। तो ये जो कंसेप्ट है ये बार्नी ने दिया है और उन्होंने सिंपली ये कहा, क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से मैंने ये पूछा कि VRIO की आप लोगों को सिंपली फुल फॉर्म बतानी, मतलब आपको ये बताने कि V से कौन सा वर्ड आएगा, वेदर, वैल्यू, विजन, वैल्यू या वर्सेटाइल। ठीक है, R से रिक्रूटिंग, रिवॉर्ड, रेयरिटी या रिसोर्स, I से इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंप्रूवमेंट्स, इमिटेबिलिटी का मतलब होता है नकल करना, एंड इंफॉर्मेशन, O से अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशन या आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो फटाफट से डिसाइड करो कि VRIO की फ्रेमवर्क की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या रहेगी। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा, और VRIO की हम लोग फिर क्या करेंगे, इन चारों की एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करेंगे। मैं आप लोग को पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी, डोंट वरी। तो देखिए, VRIO जो कि बार्नी ने दिया है, इसकी होती है ऑप्शन C इज द राइट आंसर। V से होता है वैल्यू, ठीक है, V से होता है वैल्यू, R से होता है रेयरिटी,
आई से होता है इमिटेबिलिटी और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन, वी से वैल्यू, आर से रेयरिटी, आई से इमिटेबिलिटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इन चारों को चलिए हम लोग वन बाय वन समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू का मतलब, इमिटेबिलिटी का मतलब और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब और रेयरिटी का मतलब आप लोगों को एचआरएम के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू की, ठीक है। वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि व्हाट आर दोज रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज that increase the perceived value of the company to the customer। मीन्स आपके पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं या आपके पास कौन से ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है, और इन रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज के बेस पर आप एक कस्टमर को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे सकते हो। तो वैल्यू का मतलब होता है कि आखिर में आपकी जो कंपनी है वो आपके कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड करी है विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो वैल्यू का मतलब है व्हाट आर दोज रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, आपके पास ऐसे कौन से रिसोर्स या कैपेबिलिटीज है जो कि एक कस्टमर के दिमाग में आपकी कंपनी के लिए जो वैल्यू है, जो इमेज है, उसको अच्छा कर सके, उसको बढ़ा सके। सो दैट इज द वैल्यू। ठीक है, उसके बाद रेयरिटी का मतलब क्या है? रेयरिटी का मतलब है इज द रिसोर्स कैपेबिलिटीज इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। फ्यू का मतलब है कुछ ही कंपनी के हाथों में। मीन्स कुछ ऐसे रिसोर्सेज या कुछ कैपेबिलिटीज का जब भी आए ना, तो इसका मतलब यहां पर आप बात कर रहे हो एम्प्लॉइज की। मीन्स आपके पास ऐसे कौन से रिसोर्स या कौन से एम्प्लॉइज हैं जो कि कुछ ही कंपनीज के पास है मार्केट के अंदर। तो अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज है जो आपके बाकी के कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, या आपके पास ऐसे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है जो बाकी के एम्प्लॉय के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे रिसोर्स और कैपेबिलिटीज क्या है? रेयर है। और अगर आपके पास ऐसे रेयर रिसोर्सेज या कैपेबिलिटीज है तो दैट मीन्स आप कंपटीशन के अंदर बने रहेंगे, आपकी टक्कर कोई नहीं ले सकता। उसके बाद तीसरा है यहाँ पर इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी का मतलब होता है आर द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज डिफिकल्ट टू इमिटेबल। मीन्स आपके पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है, या आपके पास ऐसे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय जिनकी नकल कोई नहीं कर सकता। मतलब बाकी के जो कंपनी है वो इनको नहीं ले सकती, उनके लिए मुश्किल है इन सब चीजों की नकल करना। मतलब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, मान लो आईफोन जो है भाई, ठीक है, एप्पल कंपनी का जो फोन है आईफोन, उसकी नकल कोई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो मतलब आपके पास ऐसा क्या रिसोर्स, क्या कैपेबिलिटीज, क्या प्रोडक्ट है जो बाकी की कंपनीज उसको इमिटेबिलिटी नहीं कर सकती, मतलब उनकी नकल नहीं कर सकती। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एबल टू एक्सप्लॉइट। देखो, एक्सप्लॉइट का मतलब यहाँ पर आप नेगेटिव में मत लेकर जाओ। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनका कितने अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हो, या आपके पास जो एम्प्लॉय है एक्सपर्ट, आप उनको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इज द ऑर्गेनाइजेशन एबल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से अपने एम्प्लॉयज की एक्सपर्टिज्म को यूटिलाइज करते हो, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो, तो ही भाई आप सक्सेसफुल कंपनी यहां पर बन सकते हो। तो वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन, VRIO जो फ्रेमवर्क है ये बार्नी ने दिया है, और ये चारों हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों को ना एक बार और मैंने स्ट्राइक्स का क्वेश्चन करवाया था, जिसमें हम लोगों ने सिट डाउन स्ट्राइक किया था, स्लो डाउन स्ट्राइक किया था हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने वहां पे क्विकी स्ट्राइक किया था।
लॉकआउट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो बस वहीं से फिर से आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन सेट किया। लेकिन आज वाली स्ट्राइक थोड़ी सी यहां से डिफरेंट है। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी टाइप ऑफ स्ट्राइक के अंदर इज विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफिशियल ऑफ यूनियन। मान लो आप किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर हो, ठीक है। मान लो एक ट्रेड यूनियन के अंदर 1000 लोग काम करते हैं, ठीक है। और उन हजारों में से 500 मेंबर्स ने उस यूनियन के, उन्होंने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सलाह मशवरा के, किसके साथ, जो उस ट्रेड यूनियन का लीडर है या उसका जो ऑफिशियल है, उससे बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी सलाह मशवरा के जब उस यूनियन के मेंबर स्ट्राइक कर देते, क्योंकि देखो यूनियन के मेंबर्स को अगर किसी बात में प्रॉब्लम है तो वो अपने ट्रेड यूनियन के लीडर को बताएगा, लीडर फिर मैनेजमेंट से बात करेगा। लेकिन अगर मेंबर को लगता है भाई हमारे यूनियन का लीडर हमारे लिए कुछ नहीं करता, तो वो अगर बिना यूनियन के लीडर की कंसेंट के बिना अगर वो हड़ताल कर देते हैं, तो इस तरह की हड़ताल को या स्ट्राइक को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्लो डाउन स्ट्राइक, ऑप्शन बी sympathy strike, option C lockout and option D wildcat strike. So what will be the right answer? देखिए लॉकआउट तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि लॉकआउट जो होता है ना, ये एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो कंपनी का मालिक होता है ना, उसके द्वारा किया जाता है। मतलब कंपनी का मालिक अपने वर्कर से कुछ मनवाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो कंपनी को बंद कर देगा, लॉक लगा देगा। भाई जब तक आप लोग हमारी मांगे नहीं मानोगे तब तक कंपनी बंद रहेगी, अपने घरों में बैठो, आपको सैलरी वेजेस नहीं मिलेगी, काम नहीं करोगे तो लॉकआउट एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है। लेकिन हम तो वर्कर्स की बात करें तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद स्लो डाउन स्ट्राइक भी आंसर नहीं होगा। स्लो डाउन स्ट्राइक के अंदर पता है क्या होता है, आप एक्चुअल में हड़ताल नहीं करते। मान लो पहले आप दिन में 100 यूनिट निकाल रहे थे, अब आप 50 निकालना शुरू कर दोगे। मतलब धीरे धीरे ना आप प्रोडक्टिविटी कम कर दोगे जानबूझकर, क्योंकि एम्प्लॉयर आपकी बात नहीं मान रहा, आपको टाइम पे सैलरी दे रहा, तो आप धीरे धीरे काम को करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है स्लो डाउन। देखो अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय की बात हो रही है तो इस स्ट्राइक को बोला जाता है स्लो डाउन स्ट्राइक। अगर ऑथर्स मिलके स्ट्राइक करते तो उसको बोला जाता है पेन डाउन, मतलब पेन को रख देना, मतलब भाई अब हम कुछ भी लिखेंगे नहीं। और अगर लेबर करती है तो उसको बोला जाता है टूल डाउन, मतलब वो जो भी टूल्स वगैरह का यूज करते हैं उनको रख दिया, मतलब अब हम काम नहीं करेंगे। तो स्लो डाउन स्ट्राइक भी आंसर नहीं है, सिंपैथी स्ट्राइक भी आंसर नहीं है। हमारा आंसर है यहाँ पर वाइल्ड कैट स्ट्राइक। मतलब यहाँ पर ऐसे आदमी, जंगली बिल्ली जो होती है भाई वो किसी की नहीं मानती, वो अपनी मन मर्जी से चलती है। तो जब आप अपने यूनियन के ऑफिशियल से बिना किसी सलाह मशवरा के स्ट्राइक कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजन। सबसे पहले असर्शन के अंदर क्या कहा गया है, असर्शन को पढ़िए, रीजन को पढ़िए। इस क्वेश्चन के अंदर ना एक छोटा सा कंफ्यूजन है और छोटे से कंफ्यूजन के बेस पर असर्शन और रीजन में से दोनों में से एक गलत है। देखते हैं तो क्या आप उस कंफ्यूजन को पहचान पाते हो। चलिए असर्शन पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं, फिर कोड को, फिर आंसर को डिसाइड करेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सोचिएगा। असर्शन का मतलब क्या है? प्रमोशन इज अ मूव। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? एक लोअर जॉब से हायर जॉब पर आपको मूव किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। प्रमोशन इज अ मूव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन प्रमोशन का मतलब क्या होता है? आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको एक लोअर जॉब से हायर जॉब पे ट्रांसफर किया जाता है। प्रमोशन एक मूव होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही टू द हायर पोजीशन, एक हायर पोजीशन पर। दैट हैज, अब ये जो हायर पोजीशन है ना, इस पर आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो रिस्की होंगे एंड रिक्वायर मोर एडवांस स्किल। और ये जो जिस जॉब पे आपको प्रमोट किया गया ना, इसको परफॉर्म करने के लिए आपके अंदर कुछ बहुत ज्यादा स्किल्स होना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजन पे। अब आप लोग डिसाइड करना असर्शन सही है या गलत है। तब तक हम रीजन पढ़ते हैं।
प्रमोशन में नॉट इन्वॉल्व, भाई प्रमोशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, इंक्लूडेड नहीं होता। आ रेज इन स्टेटस, भाई आपके स्टेटस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन हाँ आपकी सैलरी जो है उसमें हाइक मिल जाता है, मतलब वो बढ़ जाती है। एक बात बताओ, अभी अभी हमने ऊपर बात की थी कि प्रमोशन का मतलब होता है जब आपको हायर पोजीशन पे रखा जाता है, तो इसका मतलब आपके स्टेटस में इंक्रीमेंट किया जाता है। मान लो आप क्लर्क से पीओ बन गए, तो प्रमोशन का सबसे पहला मतलब ही ये होता है भाई आपके स्टेटस में रेज करना, आपके स्टेटस को बढ़ाना। लेकिन यहां पर लिखा कि प्रमोशन का मतलब होता है स्टेटस में रेज नहीं करना, स्टेटस में आपको बढ़ा नहीं करना, लेकिन हाँ सैलरी बढ़ा देना। अगर आपकी सिर्फ सैलरी बढ़ाई जा रही है तो वो इंक्रीमेंट कहलाएगा, ना कि वो प्रमोशन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो नोट लिखा गया ना, इसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है, रीजन है, ये हो गया गलत। क्योंकि प्रमोशन के अंदर स्टेटस तो इंक्रीज किया ही जाता है और सैलरी भी, तो रीजन हो गया गलत। असर्शन हमारा बिल्कुल सही था, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। Assertion is correct but reason R is incorrect. Option B is the right answer. ठीक है, क्योंकि स्टेटस में इंक्रीमेंट होता है भाई, और यहाँ पे लिखा गया कि नहीं होता। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आज ना आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन कम है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मुझे आंसर बताइएगा कि किसको क्या आंसर लगता है, ठीक है। और कमेंट्स के अंदर मुझे आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आउट ऑफ 10 किस किस के कितने सही रहे हैं। एक बार असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो। ठीक है, चलिए असर्शन पढ़ते हैं पहले। असर्शन, डेवलपमेंट इन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, इज अ शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस। मतलब डेवलपमेंट आपके एम्प्लॉय को फ्यूचर जॉब के लिए डेवलप करने की जो प्रोसेस, ये जो एजुकेशनल प्रोसेस होती है, ये शॉर्ट टर्म होती है, मतलब थोड़े समय के लिए होती है, और उस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक एम्प्लॉय को थोड़े समय के लिए ही फायदा मिलेगा। ठीक है, विद टेम्परेरी इंटरवेंशन, विद टेम्परेरी इंटरवेंशन मतलब जब आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम दिए जाएंगे तो थोड़ा बहुत वहां पर इंटरवेंशन होगा। तो अब आप लोग एक बात देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, और डेवलपमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। मतलब जब एक कंपनी डेवलपमेंट प्रोग्राम देती है ना, तो वो एक एम्प्लॉय का लंबे समय तक हेल्प करते हैं, इवन कंपनी की। लेकिन ट्रेनिंग जो होती है वो प्रेजेंट जॉब जो होती है बस उसको अच्छे से परफॉर्म कर ले इसलिए दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए दी जाती है ताकि फ्यूचर जॉब को भी अच्छे से परफॉर्म करे। लेकिन असर्शन के अंदर क्या लिखा गया कि डेवलपमेंट जो होता है एचआरएम के अंदर वो शॉर्ट टर्म होता है, तो ये हमारा असर्शन हो गया गलत, क्योंकि भाई डेवलपमेंट जो होता है एचआरएम के अंदर वो लॉन्ग टर्म होता है, ना कि शॉर्ट टर्म। तो इसीलिए हमारा असर्शन जो है वो हो गया क्या, गलत। ठीक है, ये हो गया गलत। अब चलते हैं हम लोग रीजन पर। इट इज एन इट यहां पर किसके लिए यूज किया जा रहा है, डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट एक एजुकेशनल प्रोसेस होती है यूटिलाइजिंग अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इन करंट जॉब। मीन्स यहां पर यह कहा गया है कि डेवलपमेंट जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं ना, वो ऑपरेटिव एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, ऑपरेटिव एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। बिल्कुल गलत। ऑपरेटिव एम्प्लॉय का मतलब होता है लोअर लेवल पे काम करने वाले जो वर्कर्स या लेबर या छोटे मोटे जो एम्प्लॉय होते हैं। ऑपरेटिव एम्प्लॉइज को दिया जाता है ट्रेनिंग,
लेकिन यहाँ पे तो लिखा गया कि डेवलपमेंट एजुकेशनल प्रोसेस जो होती है ये ऑपरेटिव एम्प्लॉइज को दी जाती है ताकि वो अपनी करंट जॉब को अच्छे से परफॉर्म करे। सबसे पहली बात तो दो सबसे बड़ी गलत चीजें यहाँ पे, एक तो डेवलपमेंट करंट जॉब के लिए नहीं होता, ये फ्यूचर जॉब के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है कि करंट जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। एक तो ये रीजन हो गया ये स्टेटमेंट गलत होने का। दूसरा रीजन ये हो गया कि डेवलपमेंट प्रोग्राम हायर लेवल के एम्प्लॉइज के लिए किए जाते, जैसे हमने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़े थे ना, 8-9 पढ़े थे हम लोगों ने, केस स्टडी किया था, लेक्चर मेथड किया था, मल्टीपल मैनेजमेंट किया था, कॉन्फ्रेंस किया था, रोल प्लेइंग किया था। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम हायर एम्प्लॉय के लिए होते ना कि ऑपरेटिव के लिए। तो ऑपरेटिव लिखा हुआ है इस वजह से रीजन गलत है, और करंट जॉब लिखा हुआ है इस वजह से रीजन गलत है। ठीक है, तो असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं यहां पर। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, जॉब इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, जो एक टॉपिक किया था हम लोगों ने, क्या, जॉब एनालिसिस, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉट द सेम। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम नहीं होती। तो देखो, जॉब इवैल्यूएशन और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना, ये सेम नहीं होती भाई, क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन में आप जॉब की क्या वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट करते हो, और परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपके एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया आप उसको कैलकुलेट करते हो। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक लिविंग के लिए है और जॉब इवैल्यूएशन एक नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो जॉब इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, जॉब की वैल्यू, और परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया। तो दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, द पर्पज ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज टू फिक्स द रिम्यूनरेशन एंड अदर रेलिवेंट बेनिफिट। भाई, एक जॉब इवैल्यूएशन का उद्देश्य ये होता है कि उस जॉब पर परफॉर्म करने वाला जो एम्प्लॉय होगा, ठीक है, उसको क्या रिम्यूनरेशन, उसको कितना पैसा मिलेगा, और बाकी के क्या बेनिफिट, क्या फायदा मिलेंगे। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों का ही यूज किया जाता है सैलरी को डिसाइड करने के लिए, तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है और असर स्टेटमेंट 1 भी सही थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या है यहां पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करती है करेक्ट मीनिंग ऑफ टर्म बाउंड्री स्पैनिंग। बाउंड्री स्पैनिंग का सिंपली आपको मतलब बताना है। ऑप्शन ए, इट रेफर्स टू द साइंस ऑफ मोरल्स, प्रिंसिपल्स एंड रूल ऑफ कंडक्ट। मतलब बाउंड्री स्पैनिंग का मतलब होता है भाई कंपनी के अंदर जो मोरल्स यूज किए जाते हैं, जो प्रिंसिपल्स, जैसे एफडब्ल्यू टेलर या हेनरी फ्योल या पीटर एफ ड्रकर या लॉरेंस जे पीटर, तो सभी प्रिंसिपल्स, मोरल और रूल्स ऑफ कंडक्ट की जो साइंस होते हैं, इन सब का मिला जुला जो परिणाम होता है, क्या उसको बाउंड्री स्पैनिंग कहते हैं। ऑप्शन बी, इट रेफर्स टू द प्रोसेस। ए हमारा आंसर नहीं है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है बाउंड्री स्पैनिंग दैट हेल्प
जो कि मदद करती है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की और उसके एम्प्लॉय की, उसके कर्मचारियों की, टू लिंक विद देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ताकि भाई ऑर्गेनाइजेशन और कर्मचारी जो है कंपनी के बाहर का जो एनवायरमेंट है, मतलब टेक्नोलॉजी हो गई, लीगल पॉलिटिकल आप लोगों की पॉलिसीज हो गई, ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंट हो गया, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से एक कंपनी को और एक एम्प्लॉय को अच्छे से लिंक करना, ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट को समझ के अपनी कंपनी के अंदर फर्दर ग्रो करे। तो ये जो लिंक करने की जो प्रोसेस होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शन की मदद से उनको लिंक किया जाता है, इसको कहा जाता है बाउंड्री स्पैनिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी भी नहीं है, और वेज को डिटरमाइन करने का तो ये मेथड है ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। द बास्केट ट्रेनिंग मेथड मीन्स, सबसे पहले तो ये जो बास्केट ट्रेनिंग मेथड है ना, ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मतलब हायर पोजीशन पर काम करने वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो आपको ये बताना है कि बास्केट ट्रेनिंग मेथड का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपकी कंपनी के अंदर जो पैसा है, मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, क्या उसको और ज्यादा विकसित करना? नहीं। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, अपनी कंपनी को भी, अपनी फर्म को ग्रो करना? नहीं। नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं है, सिंपली हमारे यहां पर आंसर है डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन स्किल्स। बास्केट ट्रेनिंग मेथड के अंदर होता क्या, एक बास्केट होती है जिसमें कंपनी की कुछ फाइल्स, कुछ पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो मैनेजर को या फिर जो हायर लेवल पे काम करने वाला जो एम्प्लॉय है उसको वो बास्केट दी जाती है, उसको बोला जाता है भी इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, अल्टरनेटिव मल्टीपल सॉल्यूशन। तो एक तरीके से जब वो डिफरेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसका मतलब डिसीजन, निर्णय लेने की जो स्किल्स होती है वो धीरे धीरे उसको विकसित करता है, डेवलप करता है। तो इसीलिए बास्केट ट्रेनिंग मेथड का मतलब होता है जो निर्णय लेने की जो स्किल्स होती है उनको डेवलप करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। टोटल आप लोगों के 10 क्वेश्चंस है और आप लोग मुझे फिर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आउट ऑफ 10 आप लोगों के कितने सही रहे हैं। इन ब्लैंक ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग के अंदर आ ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप। भाई ये जो ट्रेनिंग होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रेनिंग सेंटर सेट किया जाता है और उस ट्रेनिंग के अंदर सेम वही चीजें होती है जो उस एम्प्लॉय को एक्चुअल में परफॉर्म करनी है। तो एक ट्रेनिंग सेंटर जो है वो सेट किया जाता है और उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही टूल्स, वैसे ही कंडीशंस रखी जाती है जो उस जॉब को परफॉर्म करते टाइम होंगी। ठीक है, डुप्लीकेट वहां पर, जैसे आप लोगों को पता है जो पायलट्स वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है ना, वहां पर ऑलरेडी कुछ एरोप्लेन्स होते हैं, उन एरोप्लेन्स के अंदर ही उनको बैठाकर वो सारी चीजें समझाई जाती है कि ये बटन या ये इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से काम करेगा। तो जब एक ट्रेनिंग सेंटर सेट किया जाता है और डुप्लीकेट और बिल्कुल एक्चुअल जॉब जैसी कंडीशन, टूल, सिचुएशन वहां पर रखी जाती है, तो इस ट्रेनिंग मेथड को क्या कहते हैं? ना तो इसको क्लासरूम कहते हैं, ना अप्रेंटिसशिप कहते हैं, ना लेक्चर मेथड कहते हैं। आंसर इज नन ऑफ दीज। लेकिन आखिर इस मेथड को कहते क्या है? इस मेथड को कहते हैं वेस्टिब्यूल मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा और वेस्टिब्यूल कहते हैं। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, which of the following is the factor that affect the delegation of authority? इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, कैपेसिटी ऑफ सबॉर्डिनेट। भाई आपका सबॉर्डिनेट कितना कैपेबल है काम को करने में। देखो अगर वो कैपेबल नहीं होगा काम को करने में तो आप उसको हायर लेवल की अथॉरिटी क्यों डेलीगेट करोगे? तो एक एम्प्लॉय कितना कैपेबल है या कितना नहीं है, ये भी अफेक्ट करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को।
ऑप्शन बी मैनेजरियल आउटलुक, भाई आपका मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को कैसा सोचता है, अगर वो एम्प्लॉय को कॉम्पिटेंट समझता है, एक्सपर्ट समझता है, तो ही वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एक मैनेजर का बिहेवियर कैसा है, वो अपने एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता है, वो आउटलुक भी, वो परसेप्शन भी क्या करती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी है नॉन कोऑपरेशन ऑफ कैपेबल एम्प्लॉइज। ठीक है, मान लो एक एम्प्लॉय कैपेबल है, योग्य है काम को करने में, फिर भी वो अपना सहयोग नहीं दे रहा, तो ये भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को क्या करता है, ये भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को अफेक्ट करता है। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को। एंड वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग मुझे फटाफट से बताएंगे कि आप लोगों के 10 में से कितने सही रहे हैं। आप सबके कमेंट्स में चेक करूंगी। देखिए, असर्सन, इंडक्शन इज एन इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन। इंडक्शन जो होता है ये एक इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन होता है, मतलब इंडक्शन के अंदर एक एम्प्लॉय को, देखो पहले रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट, फिर इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर एक एम्प्लॉय को जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी शेयर की जाती है, और ये एक इनफॉर्मल सेशन होता है। मतलब ऐसा नहीं होता एक टिपिकली एक टेबल, मतलब चेयर के सामने, मतलब चेयर पे एम्प्लॉयर बैठा है, सामने उसका जूनियर बैठा है, नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है खड़े खड़े बात करें, चाय वगैरह कॉफी वगैरह लेके, और उसको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो एक इनफॉर्मल होता है, ठीक है, फॉर्मल नहीं होता। ठीक है, और मिसलेनियस इशू के बारे में उसको, कंपनी के बारे में उसको बताया जाता है नए एम्प्लॉय को। तो ये जो हमारा असर्सन है ना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडक्शन क्या है, एक इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन होता है जिसमें कंपनी के डिफरेंट इश्यूज के बारे में, उसकी जॉब से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को बताया जाता है। रीजन, द इंडक्शन इज इम्प्लीमेंटेड, इंडक्शन प्रोसेस को लागू किया जाता है टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, इफेक्टिव इंटीग्रेशन, कि भाई हम जो हमारा नया स्टाफ आया ना, नए जो एम्प्लॉय आए हैं, उनको हम कंपनी के अंदर अच्छे से जोड़ के रख सके। ठीक है, और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कंपनी के अंदर जोड़ के रखेंगे तो कंपनी को फायदा होगा। अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इतने अच्छे से लिंक करे कि म्यूचुअल बेनिफिट हो, मतलब कंपनी को भी और एम्प्लॉय को भी। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो अब यहां पर कंफ्यूजन ये आ जाता है कि दोनों असर्शन और रीजन सही तो है, लेकिन रीजन क्या असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन है, एक्चुअल में कंफ्यूजन यहां पर आता है। तो देखिए, दोनों सही होने के साथ साथ रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बोथ आर करेक्ट भी रख देता है। ठीक है, और साथ में ये भी रख सकता है कि दोनों करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों करेक्ट और रीजन एक्सप्लेनेशन। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या दोनों सिर्फ सही है या ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्योंकि असर्शन के अंदर इंडक्शन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी और रीजन के अंदर उसके बारे में सब कुछ बता दिया कि क्यों किया जाता है, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या पर्पस होते हैं, तो इसीलिए ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग इजी नहीं, ये थोड़े से एग्जाम सेंट्रिक थे आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग 10 में से जितने भी सही रहे हो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ताकि मुझे पता रहे आप लोग कितना नॉलेज को कितने अच्छे से गेन कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आप लोगों से मैं लेती हूँ अलविदा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।